जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्य होता है तो उस व्यक्ति को क्या उपचार उपलब्ध है कानून व्यवस्था में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों के का फेवरेट चैनल में जिसका नाम है माँ लीगल रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्य होता है तो वो क्या करेगा। प्रथम दृष्टया तो वो पुलिस थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवा सकता है और एफआईआर के संबंध में जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है कि 154 बताती है। 154 में 3 सब क्लाज हैं दोस्तों। तो जो है कि जो मैं बताऊं दोस्तों कि व्यथित व्यक्ति जो है जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वो पुलिस थाने में जाता है और जो है कि घटना के बारे में पुलिस थाने के वार्षिक अधिकारी को बताता है। और यदि वो मौखिक रूप से बताता है तो पुलिस थाने का वार्षिक अधिकारी जो है उसको लेखबद्ध कराएगा और लेखबद्ध कराने के बाद उसको जो है कि सुनाएगा। सुनाने के बाद उसकी दस्तखत करवाएगा। यदि और दूसरा तरीका ये कि वो लिख कर अपनी दस्तखत करके भी जो है कि थाने के संबंधित पुलिस थाने के वार्षिक अधिकारी को दे सकता है। अब उसके बाद पुलिस का क्या कर्तव्य होता है दोस्तों। उसके बाद जो है कि पुलिस का कर्तव्य ये है कि वो जो राज्य सरकार द्वारा विहित प्रकार से रखी हुई एक जो है कि हर थाने में जो है कि एक रजिस्टर होता है दोस्तों, उसमें उसको दर्ज किया जाता है। ये कर्तव्य होता है पुलिस का। और जो रजिस्टर थाने पर रखा हुआ था जिसमें एफआईआर दर्ज किया जाता है उसको दोस्तों जो है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 के अनुसार जो है कि स्टेशन डायरी या साधारण रोजनामचा या जनरल डायरी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो दोस्तों सीआरपीसी 154 का सब क्लास 1 है। अब जो है एफआईआर दर्ज हो जाता है तो सब क्लास इसी के 154 का सब क्लास 2 बताता है दोस्तों कि जो व्यथित व्यक्ति होता है उसको जो है एफआईआर दर्ज करने के बाद एफआईआर की जो है कि एक प्रतिलिपि निःशुल्क तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा पुलिस थाने के द्वारा। अब जो है कि एफआईआर यदि कोई व्यक्ति जाता है जिसके विरुद्ध कोई अपराध हुआ है और एफआईआर दर्ज नहीं होता है तब क्या उपचार है उसको, तो इसके संबंध में जो है दोस्तों सीआरपीसी का 154 सब क्लास 3 में ही प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति यदि संबंधित थाने पे जाता है और उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो वो अपनी उसके विरुद्ध जो भी घटना हुआ है उसका सार बताते हुए एक लेटर जो है कि पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा भेज सकता है। उस लेटर को पाने के बाद पुलिस अधीक्षक को यदि समाधान हो जाता है कि कोई मामला जो है हुआ है वह मामला जो है गंभीर प्रकृति का है, संज्ञेय मामला है, तो वह उसका अन्वेषण कर सकता है या अपने अधीनस्थ के द्वारा अन्वेषण करवा सकता है। तो ये एफआईआर की बात हो गई दोस्तों। जो है कि 154 में इसकी विधि व्यवस्था दिया गया। सीआरपीसी 154 में बताया गया है कि क्या होता है। अब एफआईआर का फुल फॉर्म बता दूं दोस्तों। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट दोस्तों। तो इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों, जब घटना घटती है तो जो व्यथित व्यक्ति होता है जो थाने पे जाकर जो प्रथम बार सूचना देता है उसी को हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं या प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। तो ये तो एफआईआर के बारे में दोस्तों हो गया। अब जो है कि यदि व्यथित व्यक्ति है जो लेटर पुलिस अधीक्षक को जो भेजा है उसके बाद भी उसके मामले में जो है कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको कोई उपचार नहीं मिलता है, तब वह किस कानून की सहायता ले सकता है या क्या कर सकता है। तो वो जो है कि व्यथित व्यक्ति जो सीधे न्यायालय में जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी सेक्शन 156(3) में प्रार्थना पत्र दे सकता है और वो प्रार्थना पत्र देने के बाद मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है और संबंधित थाने से आख्या तलब कर सकता है कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं। यदि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है तो वो एफआईआर संबंधित थाने को आदेशित कर सकता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करे। तो संबंधित थाना जो है कि एफआईआर दर्ज करके जो है कि विवेचना करता है और न्यायालय में चार्जशीट फाइल करता है, रिपोर्ट लगाता है दोस्तों। तो उसके बाद से न्यायालय कार्रवाई अपना आगे प्रोसीड करती है, आगे कार्रवाई जो भी करना होता है न्यायालय अपना करती है। अब दोस्तों, अब ये तो व्यवस्था हो गई एफआईआर के बारे में
कोई व्यथित व्यक्ति जो है कि FIR कर सकता है। 156(3) में जो है कि सीधे प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट को अगर FIR दर्ज नहीं होता है तो जो पुलिस को जो है कि लेटर भेज सकता है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 156(3) में वो प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकता है FIR दर्ज करवाने के लिए। अब ये एक उपचार ये उपलब्ध हो गया दोस्तों एक व्यथित व्यक्ति को। दूसरा उपचार जो है वो यह है कि जो है व्यवस्था देती है कानून, वो व्यवस्था देती है कि वो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा कर के जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है, परिवाद फाइल कर सकता है, परिवाद कर सकता है। अब कोई मजिस्ट्रेट जो है कि मजिस्ट्रेट या कोई मजिस्ट्रेट के पास कोई व्यक्ति आता है इसके विरुद्ध अपराध हुआ है और घटना के बारे में बताता है मौखिक रूप से या लिखित रूप से, तो मजिस्ट्रेट जो है कि CRPC सेक्शन 200 में उस परिवादीकर्ता का बयान दर्ज कर सकता है और उसके बाद से जो मजिस्ट्रेट जो है परिवादीकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों का बयान जो है 202 में दर्ज कर सकता है। अब ये बयान होने के बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई अपराध नहीं बनता है तो वह जो है कि उस कंप्लेंट को CRPC सेक्शन 203 में खारिज कर सकता है। यदि उसे लगता है कि कोई मामला बनता है, कोई अपराध बनता है तो CRPC सेक्शन 204 में अभियुक्तों के विरुद्ध जो है आदेश का जारी कर सकता है। अब दोस्तों इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा आपको आगे दोस्तों कि यदि जो है कि बयान दर्ज हुआ, कंप्लेंट फाइल हुआ है और बयान दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसा अभियुक्त व्यक्ति है जो उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर का है, तो अब न्यायालय का क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, जो ये संशोधन के द्वारा भी व्यवस्था दिया गया है दोस्तों कि यदि कोई न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर का व्यक्ति है तो संशोधन किया गया है CRPC सेक्शन 202 में ही संशोधन कर दिया गया है 2005 में और इसको लागू किया गया है 23/6/2006 में लागू कर दिया गया है और इसके तहत बताया गया है कि यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर का है तो उसके विरुद्ध जो है कोई भी आदेश का CRPC 204 के तहत जारी करने के पहले जो है कि उसका अन्वेषण अवश्य करवाएगा न्यायालय। अन्वेषण करवाने, विवेचना करवाने के बाद ही उसके खिलाफ कोई भी आदेश का जारी कर सकता है। अब इसके संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी व्यवस्था दिया है। उस केस का नाम है दोस्तों श्रीमती गीता वर्सेज जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जो है कि कंप्लेंट फाइल करता है, परिवाद करता है तो उसका बयान 200 के तहत परिवादी का बयान होने के बाद और 202 के तहत साक्षी का बयान होने के बाद उसे प्रतीत होता है कि कोई ऐसा अभियुक्त व्यक्ति है जो उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर का है तो उस अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी आदेश का CRPC 204 के अधीन जारी करने के पहले उसको पहले मामले का अन्वेषण या जांच कराया जाना आवश्यक है। तो ये प्रावधान जो किया गया है दोस्तों ये मैंडेटरी है, आज्ञापक प्रावधान है दोस्तों। तो वो ऐसा जांच विवेचना कराने के बाद ही जो है वो अधिकार क्षेत्र के बाहर के जो अभियुक्त हैं उसके विरुद्ध आदेश का जारी कर सकता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो देख के काफ़ी पसंद आई होगी। नमस्कार।